आज का हमारा टॉपिक है फिक्सेशन का। फिक्सेशन आपका एक हिस्टोपैथोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके टिश्यू प्रोसेसिंग का हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू प्रोसेसिंग का सबसे पहला स्टेप भी होता है। सो हम आज पढ़ेंगे फिक्सेशन के बारे में कि फिक्सेशन क्या होता है, क्यों फिक्सेशन हम करते हैं, क्यों हम टिश्यू को फिक्स करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फिक्सेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए, मतलब क्लियर होनी चाहिए कि आपके जो हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी जो होती है, ठीक है, या हिस्टोपैथोलॉजिकल जो सैंपल आपका होता है जिसे हम बायोप्सी भी कहते हैं। सो बायोप्सी को कलेक्ट कौन करता है? ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल जो आपके होते हैं, टिश्यू सैंपल जो आपके होते हैं, उनको कलेक्ट कौन करता है? तो टिश्यू सैंपल को कलेक्ट करते हैं सर्जन और डॉक्टर एट द टाइम ऑफ सर्जरी इन ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में एक सर्जरी के थ्रू डॉक्टर और सर्जन टिश्यू सैंपल को कलेक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट वो इस टिश्यू सैंपल को लेबोरेटरी में सेंड करते हैं फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, सो ये पहला पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए हमेशा जब भी हम हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं या हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड जब हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजिकल जो सैंपल होता है, जो टिश्यू सैंपल होता है, उनको सर्जन कलेक्ट करते हैं, सर्जन या डॉक्टर कलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ सर्जरी इन ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, बिकॉज अदर लैब में जैसे कि लाइक आपके बायोकेमिस्ट्री लैब हो गई, माइक्रोबायोलॉजी लैब हो गई, तो इन लैब्स में सैंपल कलेक्शन करते हैं टेक्नीशियन। ठीक है, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल को कलेक्ट कौन करते हैं? केवल और केवल डॉक्टर और सर्जन ही कलेक्ट करते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ ये है कि एक वेल ट्रेन्ड टेक्नीशियन, एक वेल ट्रेन्ड आपका जो टेक्नीशियन होता है, वेल नॉलेजेबल जो टेक्नीशियन होते हैं, वो टेक्नीशियन केवल एफएनएससी के थ्रू सेल सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हिस्टोपैथोलॉजी में जो टिश्यू सैंपल कलेक्शन होता है वो सर्जन एंड डॉक्टर के थ्रू ही किया जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि व्हेन सर्जन और डॉक्टर रिमूव द टिश्यू फ्रॉम द बॉडी इट बिगेन्स टू डिकम्पोज। यानी कि जैसे ही सर्जन और डॉक्टर जैसे ही टिश्यू को बॉडी से रिमूव करते हैं तो जो टिश्यू होता है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, to preserve the natural state the tissue is immediately placed into a solution called fixative and this process is called fixing। ठीक है, यानी कि अगर हमें क्या करना है, टिश्यू की नेचुरल स्टेट को अगर हम प्रिजर्व करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, टिश्यू को इमीडिएटली एक सॉल्यूशन में डाल देना होता है जिस सॉल्यूशन को हम कहते हैं फिक्सेटिव। ठीक है, यानी कि जैसे ही डॉक्टर और सर्जन टिश्यू को बॉडी से रिमूव करते हैं तो हमें उस टिश्यू की नेचुरल स्टेट को अगर हम प्रिजर्व करना चाहते हैं तो हमें टिश्यू को इमीडिएटली फिक्सेटिव में डाल देना होता है, फिक्सेटिव में प्लेस कर देना होता है। और इस पूरी प्रोसेस को, टिश्यू को कलेक्ट करने के बाद फिक्सेटिव में डालने की जो प्रोसेस होती है, इसको हम क्या कहते हैं? फिक्सिंग इसे कहा जाता है। ठीक है, एंड आगे हम आते हैं दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि द कॉमन कॉज ऑफ पुअर सेलुलर डिटेल इन हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन आर ड्यू टू ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन। ठीक है, यानी कि हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन में, ठीक है, हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन में पुअर सेलुलर डिटेल का सबसे कॉमन कॉज क्या है? कॉमन कॉज है ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन। ठीक है, ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन की वजह से क्या हो सकता है, जो टिश्यू सैंपल होता है उसकी सेलुलर जो डिटेल है उस पर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ सकता है या उसकी सेलुलर डिटेल ख़राब हो सकती है। ठीक है, कैसे? अब ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है, अब सबसे पहले हम उसके बारे में देखेंगे कि ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है, कि जिसकी वजह से हमारी जो हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रिपरेशन में पुअर सेलुलर डिटेल हमें मिल रही है। ठीक है, टिश्यू का जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑटोलाइसिस प्यूट्रिफिकेशन की वजह से ही हो रहा है, टिश्यू की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, टिश्यू के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इन सब चेंजेस का कारण ही क्या होता है? ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है और क्यों हम ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस को प्रिवेंट करते हैं ताकि हम टिश्यू की एक नेचुरल स्टेट को प्रिजर्व कर सकें। आगे हम देखेंगे ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन के बारे में।
सो हम आते हैं ऑटोलाइसिस पर। ऑटोलाइसिस क्या होती है? सो ऑटोलाइसिस एंड प्यूरिफिकेशन, मैंने अभी कहा था कि दैट ऑटोलाइसिस एंड प्यूरिफिकेशन की वजह से क्या होता है कि टिश्यू की जो नेचुरल स्टेट होती है उसमें चेंज आना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही टिश्यू को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, सो ऑटोलाइसिस क्या है एंड प्यूरिफिकेशन क्या है, अब हम वो देखते हैं। सो ऑटोलाइसिस क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। ऑटोलाइसिस इज द लाइसिस ऑफ सेल by the enzyme liberated as a result of rupture of the lysosome. The enzyme are known as cathepsin and some of which are proteinase. ठीक है, यानी कि ऑटोलाइसिस की प्रोसेस क्या होती है कि ऑटोलाइसिस में क्या हो रहा है कि लाइसोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। ठीक, लाइसोसोम जब रप्चर हो जाएंगे तो उससे क्या होता है कि एंजाइम फ्री हो जाते हैं। एंड वो एंजाइम्स क्या होंगे, वो एंजाइम क्या करते हैं, वो एंजाइम सेल्स को लाइस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड इन एंजाइम्स को क्या कहा जाता है, कैथेप्सिन इन एंजाइम्स को कहा जाता है। इनमें से कुछ जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्रोटीनिएज होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है कि जैसे ही टिश्यू को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है तो अब क्या हुआ, उस टिश्यू में ब्लड सप्लाई बंद हो गई, टिश्यू को बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। तो टिश्यू को जैसे ही बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ब्लड सप्लाई जो होती है वो बंद हो जाती है। ब्लड सप्लाई बंद होने के बाद क्या होता है कि अब टिश्यू क्या हो गया, एक डेड हो गया है, वो टिश्यू एक डेड टिश्यू है अब। ठीक है, तो जैसी ये कंडीशन आती कि ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो उस टिश्यू के अंदर ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन, ये दोनों प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ऑटोलाइसिस क्या होती है कि ऑटोलाइसिस में क्या होता है कि जो सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, ऑटोलाइसिस की प्रोसेस हम किसे कह रहे हैं कि दैट जब सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम होते हैं वो लाइसोसोम रप्चर हो जाते हैं। एंड जब लाइसोसोम रप्चर हो जाते हैं तो देन वो एंजाइम्स जो होते हैं, फ्री एंजाइम्स, वो क्या करते हैं, वो सेल्स को लाइस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होती है कि सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंड इन एंजाइम्स को जो सेल्स को लाइस कर रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कैथेप्सिन्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और इनमें से कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनिएज होते हैं। ठीक, दूसरा प्रोसेस था इसमें प्यूट्रिफिकेशन का। अब प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है, तो प्यूट्रिफिकेशन मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू बाय बैक्टीरियल एक्शन ऑफ्टन विद द फॉर्मेशन ऑफ गैसेस। अभी हमने ऑटोलाइसिस पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं प्यूट्रिफिकेशन के बारे में। तो प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है कि टिश्यूज़ को, ठीक है, टिश्यूज़ जो होते हैं उनका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है बैक्टीरियल एक्शन की वजह से। ठीक है, और इस बैक्टीरियल एक्शन से जब टिश्यू का ब्रेक डाउन होता है तो उस ब्रेक डाउन के साथ साथ गैसेस का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है, गैस फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, जैसे ही टिश्यू को बॉडी से अलग कर दिया जाता है, जैसे ही टिश्यू को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसके जस्ट बाद ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड ये ही दोनों प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, कि टिश्यूज़ के डिकम्पोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल यही दोनों प्रोसेस होती हैं, ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन की। इसमें एक एग्जांपल हम ये भी समझ सकते हैं कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, कोई भी पर्सन हो, जब उसकी डेथ हो जाती है और अगर उस पर्सन को कहीं पर छोड़ दिया जाए, आफ्टर डेथ अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई, उसके साथ कोई नहीं रहता है और वो उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, तो क्या होता है कि बॉडी जो होती है अब वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही पर्सन की डेथ हुई, यानी कि अब क्या हुआ, ब्लड फॉर्मेशन सब कुछ बंद हो गया, ब्लड सप्लाई सब कुछ बंद हो गई, हार्ट बंद है, ब्रेन बंद है, सब कुछ बंद है, तो पेशेंट की अब डेथ हो चुकी है। तो डेथ होने के जस्ट बाद ही बॉडी के अंदर ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन, ये दोनों प्रोसेस जो होती है स्टार्ट हो जाती है। ऑटोलाइसिस यानी कि आप गलना इसको कह सकते हैं, आप कह सकते हो कि जैसी किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो बॉडी जो होती है, डेड बॉडी जो होती है वो सड़ना और गलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो ऑटोलाइसिस में क्या हो रहा है कि जब पर्सन की डेथ हो गई तो पर्सन की बॉडी में जितनी भी सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या होते हैं, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स क्या है, एक एंजाइम की फैक्ट्री लाइसोसोम्स को बोला जाता है। ठीक है, तो जैसी पर्सन की डेथ होती है तो पर्सन की जब डेथ हुई तो लाइसोसोम्स जो होते हैं, सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं उनका वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड उससे जो आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो एंजाइम्स क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, सेल्स को लाइस करना स्टार्ट कर देते हैं।
और इन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, कैथेप्सिन एंजाइम्स को बोला जाता है। और इनमें से कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनियस होते हैं। एक तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, अब क्या होगा, सेल लाइज होने लग गई, यानी कि सेल्स की डेथ होने लग गई, तो धीरे धीरे क्या होगी, ऐसे करते करते सारी सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी प्रोसेस चल जाती है आपकी प्यूट्रिफिकेशन की। प्यूट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जैसी पर्सन की डेथ होती है, आफ्टर डेथ, ठीक है, अब हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो नॉर्मल फ्लोरास क्या करते हैं, अब बॉडी के अगेंस्ट ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको कुछ तो चाहिए खाने के लिए, उन्हें उनका न्यूट्रिएंट, उनको अपना न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अब बॉडी के अगेंस्ट ही काम करना स्टार्ट करेंगे, बॉडी को ही खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, बैक्टीरियल एक्शन भी शुरू हो जाता है, और बैक्टीरियल एक्शन के साथ साथ क्या होता है, आपके गैसेस का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए देखा जाता है कि अगर किसी पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो उस पर्सन को अगर ऐसे ही कहीं पर छोड़ दिया जाए, एक डेड बॉडी को अगर ऐसे ही कहीं पर छोड़ दिया जाए, तो वो जो डेड बॉडी होती है पहले वो सड़ना स्टार्ट करती है, फिर वो सड़ना गलना स्टार्ट हो जाता है उसका, फिर उसके बाद उससे बदबू आने लगती है। तो बदबू किससे आती है, गैसेस के फॉर्मेशन की वजह से ही वो बदबू आने लगती है, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखो कि अगर बॉडी से अगर आप एक ऑर्गन को बाहर निकाल दो, ठीक है, किसी पर्सन की बॉडी से, जैसे 2 किडनी होती है हर पर्सन के पास, तो 2 किडनी में से अगर उसकी बॉडी से एक किडनी को निकाल दिया जाए और उस किडनी को हम प्रिजर्व ना करें, ऐसे ही छोड़ दें, तो क्या होगा, उस किडनी में भी क्या होगा, उस किडनी की जो सेल्स होंगी उनका लाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, उन उसके टिश्यूज़ का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, एंड गैसेस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो किडनी होगी वो सड़ना और गलना स्टार्ट कर देगी। तो इन्हीं 2 प्रोसेस को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। जब हम इन दोनों प्रोसेस को प्रिवेंट करेंगे तभी हमें एक नेचुरल स्टेट, तभी हम नेचुरल स्टेट प्रिजर्व कर सकते हैं टिश्यू की, ठीक है। अगर हम इन दोनों प्रोसेस को प्रिवेंट नहीं कर पाए तो हम टिश्यू की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम टिश्यू की नेचुरल स्टेट को प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। और फिक्सेशन की प्रोसेस में यही होता है कि हम ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस को प्रिवेंट करते हैं ताकि हमें टिश्यू की एक नेचुरल स्टेट मिल सके, ठीक, और हमारा डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल करेक्ट हो, हम पेशेंट को एक करेक्ट रिजल्ट दे सके, क्योंकि हमें वही स्टेट चाहिए टिश्यू की जो स्टेट उस पेशेंट की बॉडी के अंदर टिश्यू की थी, ठीक है। वही नेचुरल स्टेट हमें चाहिए एक करेक्ट रिजल्ट के लिए। तो उस करेक्ट रिजल्ट के लिए हमें टिश्यू को जब बाहर निकालते हैं हम बॉडी से, तो बाहर निकालने के जस्ट बाद हमें ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। टिश्यू को जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालने के बाद ही ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो हमें नेचुरल स्टेट को, टिश्यू की नेचुरल स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए हमें ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस को प्रिवेंट करना होता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट आते हैं इसमें कि नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम आ गए। सो बोथ द ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन अकर रैपिडली आफ्टर सेल डेथ एंड आफ्टर स्पेसिमेन रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यानी कि ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है ये कब स्टार्ट होती है, जैसे ही हम स्पेसिमेन को बॉडी से रिमूव करते हैं या फिर जब सेल की डेथ हो जाती है, तो आफ्टर सेल डेथ या स्पेसिमेन रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो जैसे ही बॉडी से हम स्पेसिमेन को या टिश्यू सैंपल को बॉडी से जैसे ही रिमूव करते हैं, सो वैसे ही उसके जस्ट बाद ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन, ये दोनों प्रोसेस जो होती है वो रैपिडली स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि तेज़ी से ये चलने लगती है, ठीक है। या फिर जैसे ही सेल की डेथ हो जाती है तो सेल डेथ होने के जस्ट बाद ही रैपिडली ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर हमें नेचुरल स्टेट चाहिए स्पेसिमेन का, तो हमें इन दोनों प्रोसेस को क्या करना होता है, स्टॉप करना होता है। अगर हम इन दोनों प्रोसेस को स्टॉप नहीं करेंगे तो हमें नेचुरल स्टेट टिश्यू की नहीं मिल पाती है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो सैंपल है, हमारा जो टिश्यू सैंपल होगा वो ख़राब हो जाएगा और हमारा रिज़ल्ट भी हमें सही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें इन दोनों प्रोसेस को, ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस को प्रिवेंट करना होता है ताकि हमें एक बेस्ट रिज़ल्ट मिल सके और हमारे टिश्यू में कोई ज़्यादा चेंजेस ना आए, हमारे टिश्यू सैंपल में कोई ज़्यादा चेंजेस ना आए,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि बेस्ट प्रिजर्वेशन रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग टिश्यूज इनटू फिक्सेटिव एज सून एज पॉसिबल। अगर हमें एक बेस्ट प्रिजर्वेशन रिजल्ट चाहिए, ठीक है, अगर हमें टिश्यू सैंपल का एक बेस्ट प्रिजर्वेशन रिजल्ट चाहिए, तो हमें टिश्यू को क्या करना होता है, जल्दी से जल्दी, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें फिक्सेटिव में टिश्यू को डाल देना होता है। ठीक है, फिक्सेटिव में हमें टिश्यू को फिक्स कर देना होता है। जैसे ही मतलब जैसे ही टिश्यू को बॉडी से बाहर निकाला गया, जैसे ही टिश्यू सैंपल को बॉडी से बाहर निकाला गया, उस बाहर निकालते ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर हम फिक्सेटिव में टिश्यू को डाल देंगे तो हमें एक बेस्ट प्रिजर्वेशन रिजल्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, और हमारे टिश्यू में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, टिश्यू उसी नॉर्मल स्टेट में रहता है जिस नॉर्मल स्टेट में वो हमारी बॉडी के अंदर था। सो ये तो आपका हो गया कि क्यों हम फिक्सेशन करते हैं, फिक्सेशन क्या होता है, किस लिए फिक्सेशन किया जाता है और इसका क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है, ये सब तो हमने इसमें अभी तक देख लिया। अब हम आगे देखेंगे आगे हम देखेंगे कि फैक्टर जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं फिक्सेशन को। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो फिक्सेशन को अफेक्ट करते हैं, वो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। सो हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फिक्सेशन प्रोसेस। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो फिक्सेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है बफर पीएच। ठीक है, तो दिस इज़ नेसेसरी फॉर अ अप्रोप्रिएट केमिकल रिएक्शन। pH इज़ एडजस्टेड टू फिजियोलॉजिकल रेंज 6 to 8। यानी कि pH बफर जो होता है, pH बफर बहुत ज़रूरी होता है आपकी केमिकल रिएक्शन के लिए। जितनी भी केमिकल रिएक्शन जो चलती है उसमें pH बफर का मेंटेन होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, और फिक्सेशन की प्रोसेस के लिए भी हम pH को एडजस्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल रेंज में, यानी कि 6 to 8 pH पर। ठीक, दूसरा फैक्टर, ये तो बफर पीएच हो गया पहला फैक्टर। पीएच आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बायोलॉजिकल रिएक्शन में पीएच अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमें एक क्या करना पड़ता है, सुटेबल पीएच पर पीएच एडजस्ट करना पड़ता है हमेशा। ठीक है, एक बेस्ट रिजल्ट के लिए। दूसरा फैक्टर इसमें है ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, तो हमें एक बेस्ट रिजल्ट के लिए भी, ठीक है, एक बेस्ट फिक्सेशन के एक बेस्ट रिजल्ट के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, एक अप्रोप्रिएट ऑस्मोलैरिटी का फिक्सेटिव यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जिस फिक्सेटिव की एक अप्रोप्रिएट ऑस्मोलैरिटी है वो फिक्सेटिव हम मोस्टली क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। क्यों? अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है तो उस वजह से क्या हो सकता है, सेल स्वेलिंग भी हो सकती है, सेल स्वेल हो सकती है, सेल जो होगी उसमें स्वेलिंग आ सकती है, जिससे क्या होगा, हमें एक पुअर रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, दूसरा, अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, सेल श्रिंक हो सकती है। ठीक है, जो टिश्यू सैंपल हम प्रिजर्व कर रहे हैं उसमें जो सेल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें ऑस्मोलैरिटी का भी ऑस्मोलैरिटी का भी हमें ध्यान रखना होता है। हमें एक अप्रोप्रिएट ऑस्मोलैरिटी वाला फिक्सेटिव ही यूज़ करना होता है। तीसरा फैक्टर वो है आपका टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर इज़ टेम्परेचर। तो इंक्रीज टेम्परेचर विल एक्सलरेट द फिक्सेशन प्रोसेस। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, फिक्सेशन की प्रोसेस को थोड़ा स्पीड मिल जाता है, फिक्सेशन की प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमें टेम्परेचर चूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू द टेक्निक और अकॉर्डिंग टू द टिश्यू, यानी कि कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपी की और स्टेनिंग की, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को सेट करते हैं फिक्सेशन की प्रोसेस में। ठीक है, अगर आप रूटीनली टिश्यू को फिक्स कर रहे हो, आप एक रूटीन स्टेनिंग कर रहे हो और रूटीनली अगर टिश्यू को फिक्स कर रहे हो तो आप रूम टेम्परेचर पर टिश्यू को फिक्स करोगे। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए टिश्यू को प्रिजर्व करना चाहते हो तो उस केस में आप टिश्यू को प्रिजर्व करोगे 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। ठीक है, हमें यहाँ पे लो टेम्परेचर चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए, अगर आप टिश्यू सैंपल को प्रिजर्व करना चाहते हो तो। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर ये हो गया। चौथा फैक्टर आपका है पेनिट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द फिक्सेटिव। ठीक है, फिक्सेटिव की पेनिट्रेशन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो कैसे वो अफेक्ट करती है। तो थिकनेस ऑफ द सेक्शन शुड बी 1 to 4 mm थिक, यानी कि हम जो सेक्शन को
सेक्शन की हमें थिकनेस कितनी लेनी होती है, एक बेस्ट पेनिट्रेशन के लिए हमें 1 to 4 mm थिक होना चाहिए थिकनेस, ठीक है, टिश्यू का। पेनिट्रेशन ऑफ द फिक्सेटिव डिपेंड ऑन द डिफ्यूजन एंड रेट एट विच फिक्सेटिव रिएक्ट विद द टिश्यू, ठीक है। जो फिक्सेटिव का जो पेनिट्रेशन होता है वो डिपेंड करता है किस पर, टिश्यू और फिक्सेटिव के बीच जो डिफ्यूज़न जो होता है और रिएक्ट कितना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कितना रिएक्ट करता है टिश्यू के साथ फिक्सेटिव, कितना रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उस रेट पर भी डिपेंड करता है कि पेनिट्रेशन कैपेसिटी कितना फिक्सेटिव की होगी। लेकिन हमें हमेशा कौन सा फिक्सेटिव चूज़ करना होता है, जो रैपिडली पेनिट्रेट हो, ठीक है, रैपिडली पेनिट्रेशन जिसकी कैपेसिटी हो, वो फिक्सेटिव हम हमेशा चूज़ करते हैं ताकि फिक्सेशन की प्रोसेस जो है वो फटाफट से हो जाए, ठीक है, और टिश्यू में कोई चेंजेस ना आए, ठीक। आपका फिफ्थ इसमें है ड्यूरेशन, ठीक है। तो कितने ड्यूरेशन में, आप 12 to 24 आवर्स में, ठीक है, सॉरी 12 to 24 आवर्स हमें चाहिए होता है फिक्सेशन के लिए, ठीक है। 12 to 24 आवर्स आर रिक्वायर फॉर फिक्सेशन, फिक्सेशन के लिए हमें 12 to 24 आवर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड फिक्सेशन कैन कॉज श्रिंकेज एंड हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू, अगर हम काफ़ी लंबे टाइम तक फिक्सेशन करें तो उससे क्या हो सकता है, टिश्यू श्रिंक हो जाएगा और टिश्यू बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड फिक्सेशन ऑल्सो में अफेक्ट एंटीजेनिसिटी ऑफ द स्पेसिमेन, और प्रोलॉन्ग्ड फिक्सेशन जो होता है वो स्पेसिमेन की एंटीजेनिसिटी को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा फैक्टर है, एजिटेशन। सो अप्रोप्रिएट एजिटेशन इम्प्रूव स्पीड ऑफ पेनिट्रेशन रिजल्टिंग इन बेटर इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन ऑफ द टिश्यू, ठीक है। अगर अप्रोप्रिएट एजिटेशन है तो उससे क्या होता है, पेनिट्रेशन की रिजल्ट जो पेनिट्रेशन का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन जो होता है टिश्यू का वो भी अच्छे से हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करते हैं, लास्ट फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लास्ट फैक्टर जो फिक्सेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करता है वो होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिक्सेटिव इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, यानी कि हमें एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है फिक्सेटिव का, जिसके थ्रू हमें एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल जाता है। यानी कि आपका जो टिश्यू होगा, ठीक है, आपका जो टिश्यू सैंपल होगा उससे एटलीस्ट 20 to 30 टाइम्स ज़्यादा फिक्सेटिव आपको चाहिए होता है टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने एक कंटेनर में फिक्सेटिव रखा है, उसमें आपने टिश्यू डाल दिया, टिश्यू जो है वो आधा तो फिक्सेटिव के अंदर है, आधा फिक्सेटिव से बाहर है, तो उस केस में भी आपका टिश्यू जो है वो ख़राब हो जाता है। तो हमें टिश्यू जो होता है वो पूरा कवर करना होता है फिक्सेटिव से। तो हम इसलिए कितना फिक्सेटिव हमेशा यूज़ करते हैं, टिश्यू सैंपल से एटलीस्ट 20 to 30 टाइम्स ज़्यादा फिक्सेटिव आपका होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि टिश्यू जो होगा वो प्रॉपरली कवर्ड होगा फिक्सेटिव से, और उसमें क्या होगा कि कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर फुली कवर्ड नहीं है टिश्यू तो उससे क्या होगा कि टिश्यू ख़राब हो जाता है और आपका रिज़ल्ट भी नहीं आएगा सही। अगर टिश्यू ख़राब है तो आपका रिज़ल्ट कहीं से कहीं तक सही नहीं आता है। आपको अगर एक बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो आपको फिक्सेशन पर सबसे पहले ध्यान देना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है फिक्सेशन का, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आपका फिक्सेशन गलत हो गया तो आप कितना भी कोशिश कर लिए, कितना भी सैंपल को रिपीट कर लिए, कितना भी आप स्टेनिंग कर लो, कितना भी माइक्रोस्कोपी कर लो, आपको आपका रिज़ल्ट सही नहीं मिलेगा। क्योंकि रिज़ल्ट सही इसलिए नहीं मिलेगा, हमें तो वो नेचुरल स्टेट चाहिए थी जो बॉडी के अंदर टिश्यू की थी, लेकिन हमने प्रॉपरली उसको फिक्स नहीं किया तो वो जो नेचुरल स्टेट थी वो चेंज हो गई, ख़राब हो गई। अब जब वो नेचुरल स्टेट चेंज हो गई तो हमारा रिज़ल्ट सही आया ही नहीं, वो सही आएगा ही नहीं। हमें वापस से सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि उतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है। बिकॉज कोई भी पर्सन बार बार एक सर्जरी करा के आपको टिश्यू सैंपल नहीं दे सकता। अदर डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में, लाइक आपका बायोकेमिस्ट्री, हिमैट एंड माइक्रो का जो डिपार्टमेंट होता है, इसमें आप सैंपल को रिपीटली ले सकते हो। अगर एक सैंपल आपका ख़राब हो गया तो आप पेशेंट से रिक्वेस्ट करके आप दोबारा सैंपल ले सकते हो, बिकॉज आपको ब्लड कलेक्ट करना है। लेकिन इन केस अगर आप हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन को ख़राब कर देते हो तो उस केस में आपको पेशेंट को, अगर आप पेशेंट से सैंपल लेना चाहते हो तो वो इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि पेशेंट को वापस से ऑपरेशन थिएटर में जाकर एक सर्जरी के थ्रू देन सैंपल को निकलवाना पड़ता है डॉक्टर के थ्रू।
ठीक है। और बार बार डॉक्टर भी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज एडमिट होना, देन टिश्यू सैंपल को निकालना, एक कट लगा के टिश्यू सैंपल को निकालना, फिर उसको लैब में भेजना, देन पेशेंट को डिस्चार्ज करना, तो ये चीज़ें पेशेंट बार बार नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए पहला स्टेप आपका जो फिक्सेशन का होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसी स्टेप पर डिपेंड करता है आपका फाइनल रिजल्ट। अगर आपका पहला स्टेप सही है, अगर आपने इमीडिएटली टिश्यू को जैसी बॉडी से रिमूव करा है, इमीडिएटली अगर आपने टिश्यू सैंपल को फिक्सेटिव में डाल दिया है, एक अप्रोप्रिएट फिक्सेटिव में डाल दिया है, ठीक है, तो आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने फिक्सेशन के प्रोसेस में डिले कर दिया है, आपने सही टाइम पर फिक्सेटिव में टिश्यू को नहीं डाला, या आपने प्रिजर्वेशन के लिए एक गलत फिक्सेटिव चूज़ कर लिया है, ठीक है, या एक एक्सपायर फिक्सेटिव यूज़ कर लिया है, तो उस केस में आपका जो टिश्यू सैंपल होगा वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, और उसकी वजह से आपका जो रिज़ल्ट होगा वो पूरा का पूरा रिज़ल्ट गलत हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी लैब की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, आपके रिज़ल्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होगा, और इन केस अगर डॉक्टर सेटिस्फाइड हो भी जाता है, अगर उसे ऐसा लगता है कि वो आपकी रिपोर्ट पर भरोसा कर लेता है, ट्रस्ट कर लेता है, तो उस केस में क्या होगा कि पेशेंट को एक गलत डायग्नोस मिल जाएगा, एक गलत ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल जाएगा, जिससे कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका पहला स्टेप जो हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट में पहला स्टेप जो होता है सैंपल लेने के बाद फिक्सेशन का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसी स्टेप पर आपका पूरा का पूरा रिजल्ट क्या करता है, डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्रेस द लाइक बटन।